welcome back to our channel and thanks for joining us again. Today we have decided to speak on a very important topic, a topic which affects the life of almost every individual, a topic of whose information the department has with it. My name is Rajat Sharma and here we have CS Saurabh Malhotra, and the topic that we have chosen to discuss today is how does the income tax department derive the information that it has. जैसे कि हम रोज़ कैश जमा करते हैं अपने बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, हम शेयर्स परचेज करते हैं, हम डिवेंचर्स लेते हैं, तो उन सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट तक कैसे पहुंचती है, कौन पहुंचाता है और डिपार्टमेंट उस चीज़ का यूटिलाइज कैसे करती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं. कॉन्सिक्वेंसेस तो खैर हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो का टॉपिक ये है कि जो हम चीज़ें नॉर्मल डेली रूटीन में करते हैं उनको हम थोड़ा सा रेगुलेट करें ताकि डिपार्टमेंट के पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पहुँचे, बिकॉज एज वी नो वी हैव राइट टू प्रिवेसी. सो वी हैव विद अस सौरभ मल्होत्रा सर, जो कि हमें बताएंगे कि अगर हम बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. तो सर बताइए, अगर मेरा एक सेविंग अकाउंट है और उसमें मैं कैश जमा करता हूँ 10 लाख, तो क्या उस अमाउंट की इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुँचेगी? हेलो एवरीवन. जैसे कि मेरे फ्रेंड ने बोला कि हम बहुत सारी कॉमन ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो हम कर देते हैं जनरल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस में, बट हम उसके कॉन्सिक्वेंस का ध्यान नहीं रखते. बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारी उस सब इन्फॉर्मेशन पे नज़र गाड़े रखा है. जैसे कि मेरे फ्रेंड ने पूछा कि सेविंग अकाउंट है मेरे पास और मैंने उसमें कैश डिपॉजिट कर दिया, अपना बिजनेस एक्सपेंडिचर मुझे करना था, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना था, बच्चों की स्कूल की फ़ीस पे करनी थी, मैंने कोई भी रोज़ाना का रूटीन का खर्चा करना था और मैंने कैश डिपॉजिट कर दिया इग्नोरेंटली, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं सोचते हुए. तो सर, इनकम टैक्स में सेक्शन 285 BA है जो ये अथॉरिटीज़ को ऑथराइज़ करता है कि आप ऐसी ट्रांजैक्शंस को हमें रिपोर्ट करें. तो आपने अगर अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा डिपॉजिट कर दिया एक फाइनेंशियल ईयर में, आप ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंशियल ईयर में जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, उस पीरियड का कैश डिपॉजिट मोर देन 10 लाख, आपके इनकम टैक्स अथॉरिटी को पावर दी गई है बैंक को या पोस्ट ऑफिस को. तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन आप ना करें जहाँ पे 10 लाख रुपीज़ कैश डिपॉजिट सेविंग में हो जाए. सिमिलरली अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उनके पास सेविंग अकाउंट जनरली नहीं होता है, वो करंट अकाउंट ऑपरेट करते हैं जी. तो करंट अकाउंट में वो 10 लाख का लिमिट 50 लाख्स है. लेकिन इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो डिपॉजिट के साथ साथ आपकी विड्रॉल्स को भी चेक कर रहा है. तो 50 लाख से ऊपर डिपॉजिट और 50 लाख से ऊपर कैश विड्रॉल्स, दोनों इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है इस सेक्शन 285 BA के अंदर चेक करते हुए, और आपकी ये इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है. अब सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैं ये सोच रहा था कि मेरा एक ही बैंक में 2 अकाउंट हैं और 2 अलग अलग ब्रांचेस में हैं, तो फिर क्या होगा उस केसेस में, कैसे डिपार्टमेंट कैलकुलेट करेगी? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है. जनरली लोग इसकी भी प्लानिंग करते हैं कि मेरी 2 ब्रांचेस हैं ICICI बैंक में, एक A साइड बैंक में, एक B ब्रांच में है. मैंने एक अकाउंट में 25 लाख जमा करा दिया, एक अकाउंट में 30 लाख जमा करा दिया, जबकि मेरे दोनों ब्रांचेस में 50 लाख का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा. बट देयर इज़ अ वेरी क्लैरिफिकेशन गिवन ऑन दिस सब्जेक्ट बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ कि एक ICICI बैंक, अगर एग्जांपल लें किसी बैंक का, तो ICICI बैंक के हेड ऑफिस के पास तो आपके सारे करंट अकाउंट्स, हर ब्रांचेस की इन्फॉर्मेशन है. दे विल इन्फॉर्म कलेक्टिवली एग्रीगेट डिपॉजिट्स और एग्रीगेट विड्रॉल्स फ्रॉम ऑल देयर ब्रांचेस. तो आप इस तरह की प्लानिंग नहीं कर सकते हैं कि मेरे को 50 लाख डिपॉजिट करना है तो मैं उसको स्प्लिट कर दूँ. दैट स्प्लिट इज़ नॉट पॉसिबल. अच्छा सर, जैसे कभी कभार लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं और उसके बाद उसको यूटिलाइज करते हैं, देन उसकी पेमेंट भी करते हैं, तो उस केसेस में क्या होता है? उस केसेस में अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपने कोई शॉपिंग कर ली, कोई पर्सनल एक्सपेंस कर लिया, कोई बिजनेस एक्सपेंस कर लिया, और आपने उसको पेमेंट, जब हमें 1 मंथ के बाद उसका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आता है, अगर आपने उसमें 1 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में जाके क्रेडिट कार्ड का, देन दैट इंफॉर्मेशन विल अगेन be reported by bank to the income tax department on your PAN number, on the holder of the PAN number. वो भी आपको इन्फॉर्म करेंगे और अगेन दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन
इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ कि आपके पास व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस इनकम, आपने जो 1 लाख जमा कराया ये कहाँ से आया आपके पास। इसमें एक और चीज़ है, अगर आपके पास पूरे साल में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ऊपर आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी, इवन दो आपने सारी पेमेंट बैंकिंग चैनल से करी, दैट इंफॉर्मेशन is also bound to be reported banking authorities to the income tax department. So whatever you are doing, you have to make sure the source of that expense. अगर आप उसके सोर्स को एक्सप्लेन करने की पोजीशन में नहीं है तो आप अपने आप को एक ट्रबल में डाल रहे हैं। सर हमने क्रेडिट कार्ड की तो बात कर ली, अब फॉरेक्स कार्ड में क्या होता है? फॉरेक्स कार्ड में भी क्या ये रूल है? सर बिल्कुल, फॉरेक्स कार्ड अगर आप ओवरसीज ट्रेवल कर रहे हैं और आपने किसी एजेंट से कैश देके फॉरेन एक्सचेंज खरीद लिया तो जनरली बहुत लोग कर भी लेते हैं ऐसा। अनफॉर्चुनेटली उनको नॉलेज नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती इस चीज़ की। तो फॉरेक्स डिपार्टमेंट को, जो फॉरेक्स का एजेंट है, उसको इन्फॉर्म करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इफ़ दैट ट्रांजेक्शन क्रॉसेस अगेन 10 लाख रुपीज़। तो आपको भी उसके लिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने कैश देके फॉरेक्स कार्ड ले लिया और मैं जाके फॉरेन ट्रेवल कराऊंगा, बट दैट इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी देयर विद द डिपार्टमेंट, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर दीज ट्रांजेक्शंस। Okay, so that means that I have to keep my things ready. Yes. I have to be able to explain to the department what the source of my credits are and how have I gathered those sources. तो अब आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं सर कि शेयर्स में, डिबेंचर्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनको उनकी सेल परचेज करते हैं, तो उनकी ट्रेडिंग की क्या इन्फॉर्मेशन भी डिपार्टमेंट के पास जाती है? बिल्कुल, अगर आप शेयर्स ले रहे हैं, आप बॉन्ड्स ले रहे हैं, या आप डिबेंचर्स ले रहे हैं, या म्यूचुअल फंड्स ले रहे हैं, इवन दो अगर आप कोई टर्म डिपॉजिट भी करवा रहे हैं, कॉमनली नोन एज FDRs, इवन दो सब कुछ वो बैंकिंग चैनल से हो रहा है, आपका उसमें कोई कैश का एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, बट दैट वैल्यू इज क्रॉसिंग 10 लाख रुपीज़, योर इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्वायरिंग दोज इन्वेस्टमेंट्स और रिडम्पशन ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट्स will be informed to the income tax department by those authorities जिनसे आप परचेज कर रहे हैं, जिनको आप सेल कर रहे हैं। ये हम सब बातें आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कॉमन पैरेलल्स में हम उन चीज़ों को करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें कौन देख रहा है, हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बट दीज थिंग्स आर रिपोर्टेड टू द डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट को अगर हम प्रॉपरली उस सोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो जो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज है ऑन अनएक्सप्लेन्ड सोर्सेज, दैट इज़ क्रॉसिंग 60-65%। तो हमें उसको ध्यान में रख के चलना है। जैसा कि आपने बोला कि लोग सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख रही है। बिल्कुल, हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर व्यूअर्स भी हमारे इस बात को जानते होंगे जो इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करते हैं, कि जनरली हमने AIS और TIS करके एक फॉर्म हम 2 साल से देख रहे हैं कि हर व्यूअर के लिए, SSC के लिए अवेलेबल है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए। तो सम पीपल यूज टू वंडर कि इनकम टैक्स वालों के पास हमारी इन्फॉर्मेशन ये कैसे आ रही है, हु आर इन्फॉर्मिंग। तो ये सेक्शन जो डिस्कशन आज हम कर रहे हैं वो इसी सेक्शन के अंडर, कि आपने क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन्स करी, आपने शेयर्स खरीदे, म्यूचुअल फंड खरीदे, डिबेंचर्स खरीदे, FDRs आपने अपनी क्रिएट करी, ये सारी इन्फॉर्मेशंस ये सेक्शन के अंदर रूल 114E के अंडर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया जा रहा है और डिपार्टमेंट आपके पास अवेलेबल कर रहा है कि हमारे पास आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सर इससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे जहन में आया कि पहले तो हम इन्फॉर्म करते हैं डिपार्टमेंट को कि जी हमारे ये सोर्स हैं, हमारी ये इनकम है। अब तो डिपार्टमेंट हमें इन्फॉर्म कर रही है कि जी आपके ये सोर्स हैं, आपकी ये इनकम है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, वो उसका पर्पस ये है कि हम जब कोई चीज़ डिस्क्लोज करते हैं जहाँ पे हमें सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, तो हम कुछ चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं एज एन इंडिविजुअल SSC, कि हम सोचते हैं कि हमारे बारे में पता तो कुछ है नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसको हमें डिपार्टमेंट ने उसको पैरेलली आपके लिए अवेलेबल करी है रिसोर्सेज कि हमें आपके बारे में ये पता है और आपको आपके बारे में तो सब कुछ पता ही है। तो आप उन दोनों चीज़ों को कोलैक्ट करके तब अपनी रिटर्न में डिक्लेरेशन दीजिए, वरना पेनल्टीज, इंटरेस्ट एंड टैक्स के इम्प्लीकेशंस के लिए तैयार रहिए। अरे बेनिफिशियल भी तो है सर, क्योंकि इन माय व्यू बोनाफिडे मिस्टेक भी हो जाती है आदमी से, ऐसे ही छूट जाता है। हर कोई चीज़ विद अ मैलिड इंटेंशन नहीं होती, तो बोनाफाइडे एरर्स को कम करने के लिए भी एब्सोल्युटली ये चीज़ ठीक है। एब्सोल्युटली, जिससे डिपार्टमेंट का भी काम बर्डन कम हो और AI भी जो डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है कि AI बेस्ड सब सिस्टम्स को कर दें, उनकी प्रोसेसिंग में भी वो हेल्प करेगा। राइट। अच्छा सर, बड़ा इंटरेस्टिंग एक और क्वेश्चन था कि जैसे कि ये अथॉरिटीज़ हैं, अब इन अथॉरिटीज़ को एक स्टेटमेंट ज़रूर फाइल करनी होती होगी, वरना कैसे इन्फॉर्म करेंगे डिपार्टमेंट को? बिल्कुल, जैसे आपने बताया है कि बैंक हो गए, NBFCs हो गए, कंपनीज हो गई, बिल्कुल, लोकल अथॉरिटीज़ हो गई, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई,
तो इनको इन्फॉर्म करना है, तो इन्फॉर्म कैसे करेंगे डिपार्टमेंट? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उनको इन्फॉर्म करने का जो प्रिस्क्राइब्ड रूल है इन सेक्शंस और रूल्स में जो गवर्नड है, वो ये है कि उनको हर साल के ख़त्म होने के बाद, मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद 31 मई, मतलब 2 months आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उनको फॉर्म 61A भरना है। और वो फॉर्म 61A में सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करेंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ से म्यूचुअल फंड्स उनसे लिए गए और कहाँ कहाँ से एफडीज़ क्रिएट हुई, वॉट एवर जो भी सेविंग बैंक में डिपॉजिट्स हुए, करंट में डिपॉजिट हुए, दे विल इन्फॉर्म थ्रू डैट फॉर्म 61A। इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग जनरली आजकल प्रॉपर्टी का सेल परचेज का बहुत देखते हैं ट्रांजेक्शन्स, उसमें भी लिमिट 30 लाख से ऊपर, अगर आप जानते हैं कि 50 लाख से ऊपर अगर प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं तो TDS 1% कट जाता है रेजिडेंट के केस में। बट जो प्रॉपर्टी 30 लाख से ऊपर है बट 50 लाख से नीचे है और हम इस इंप्रेशन में है कि इसकी इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं जा रही है, तो हम रॉन्ग हैं। वो इन्फॉर्मेशन सब रजिस्ट्रार इन्फॉर्म करेगा इनकम टैक्स अथॉरिटी को इफ दैट वैल्यू क्रॉसेस 30 lakhs। एवरी इन्फॉर्मेशन विल बी डिस्क्लोज बिफोर 31 मई, और अगर कोई अथॉरिटी 31 मई तक इसको डिस्क्लोज नहीं कर पाती है तो उनको 100 रुपीज़ पर डे का पेनल्टी लग जाता है। अब सर फॉर्म 61A फाइल हो गया, इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट तक पहुंच गई। अब अगर वो इन्फॉर्मेशन में कोई ग्लिचेस होते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट होती है, डिफेक्टिव होती है, तो डिपार्टमेंट क्या कर सकती है? तो डिपार्टमेंट उनको एक शो कॉज नोटिस देगा अथॉरिटीज़ को कि आपकी इन्फॉर्मेशन मिसमैच है या प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं है, और उनको 30 डेज़ का टाइम देगा कि आप उनको रेक्टिफाई करिए या रिवाइज़ करके फाइल करिए। और अगर उन्होंने तब भी उसको कंप्लाइंस नहीं करा, देन पेनल्टी विल बी 500 रुपीज़ पर डे फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। तो उन पे काफ़ी हैवी बर्डन हुआ, हैवी बार हुआ डिस्क्लोज करने का और करेक्ट डिस्क्लोजर करने का, इसलिए वो डिस्क्लोज करेंगे ही करेंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचेगी, तो आपको इन ट्रांजेक्शन्स का बहुत खासे ध्यान रखना है, जो हम जनरली नहीं करते हैं। तो ये हमारा आज टॉपिक लाने का पर्पस ही यही था। तो जैसा कि सर ने बोला, जब आप ये ट्रांजैक्शंस करें जो कि हमने एन्यूमरेट करी हैं इस वीडियो में, तो आप देखें कि क्या वो ट्रांजैक्शंस वो क्राइटेरिया तो नहीं मीट कर रही जो डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, और कॉशियस रहिए। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, और तब तक के लिए हमें सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।